दोस्तों नमस्कार। बात है 19 मार्च की 1928 में। डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई विधानमंडल में महार आनुवंशिक कार्यभार कानून में सुधार करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया था बाबा साहब ने मुंबई विधानमंडल में। उसका उद्देश्य क्या था कि 1874 के महार वेतन बिल में सुधार लाना था। 1874 के कानून के अंतर्गत महारों को सरकारी सेवा में दिन रात काम करना पड़ता था। महार परिवार के मुखिया की अनुपस्थिति में उसके पिता या पुत्र या परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी कामों के लिए भेजा जाता था। इसका पारिश्रमिक या जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा गांव वालों से कुछ अनाज और दो आना 1 रुपया मासिक वेतन, बस इतना दिया जाता था। इस वेतन प्रथा के कारण महार आलसी और आकांक्षा रहित हो गए थे। न उनमें चेतना रह गई थी और न ही स्वाभिमान नाम की कोई चीज बची थी। ये बिल था महार वेतन बिल। पीढ़ियों से ये वेतनदारी अर्थात गुलामी जैसी प्रथा चली आ रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी गांवों में जाकर यानी उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भाषणों द्वारा अपने लोगों से इस गुलामी को छोड़ने का आह्वान किया। पर्चे मटवाकर, पुस्तिकाएं लिखकर बंटवाकर तथा बहिष्कृत भारत में लेख लिखकर जन जागरण का कार्य भी किया। उन्होंने बहिष्कृत भारत में एक कथा में बताया कि एक महार परिवार के आंगन में सुरजन की फली का पेड़ था। ये जो अपन सरिजने के पहले डोमेस्टिक जो कहते हैं, सुरजन की फली का पेड़ था। वह व्यक्ति फली तोड़कर बेच आता और उसी से अपनी गृहस्थी चलाता था, ऐसा बाबा साहब उनको समझाते हुए कहते हैं। वह इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं करता था, केवल फली बेचकर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। आधा भूखा रहकर जीवन यापन करता था। एक दिन उसके यहाँ एक अतिथि आया। उसने इस दुर्दशा का कारण पता किया तो वास्तविकता जानकर उसने उस पेड़ को काटकर फेंक दिया। तब वह परिवार अन्य कामों की तलाश में बाहर निकल पड़ा। कथा का तात्पर्य बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि खानदानी पैसा छोड़कर ऐसी नौकरी करो जिससे मासिक वेतन प्राप्त हो सके। डॉक्टर अंबेडकर ने महार और उनके वेतन विषय पर भी बहिष्कृत भारत के अंकों में विस्तार में लिखा है। महारों को सरकारी काम करना पड़ता था। वह विविध प्रकार का था, यानी कौन कौन से ऐसे सरकारी काम थे जो वो उनको करना पड़ते थे। राजस्व वसूल करने में अधिकारियों की मदद करना, तहसील तथा अन्य स्थानों पर जहां अधिकारी कहेंगे वहां सरकारी डाक पहुंचाना, जन्म मृत्यु की जानकारी हासिल करना, तहसील कार्यालय में जाकर राजस्व की राशि जमा करना, पुलिस अधिकारी के गांव में दौरे पर आने पर उनकी व्यवस्था करना, सभी प्रकार के और भी काम थे जो उनको करने पड़ते थे। सरकारी डाक पहुंचाने के लिए महारों को धूप या सर्दी में 8-10 मील पैदल चलना पड़ता था। पुलिस अधिकारियों के लिए तंबू गाड़ना, बाजार से सामान लाकर देना, घोड़े को दाना पानी देना, इसके अलावा उन्हें अधिकारियों के घोड़े के आगे या पीछे दौड़ते हुए जाना पड़ता था। उसके सिर पर किसी न किसी तरह के सामान का बोझ भी लदा रहता था। इस सामान में जूता, बंदूक, बर्तन, कुर्सी, टेबल और 43 वस्तुओं की सूची दी गई है। इसमें पशु पक्षी भी सम्मिलित होते थे। सरकारी कामों के अलावा महारों को गांव वालों के काम भी करने पड़ते थे, जैसे किसानों की खेती के काम में मदद करना, गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसे जलाने के लिए लकड़ियां तोड़ना, मृतक के रिश्तेदारों को खबर पहुंचाना, मरे हुए पशुओं को गांव के बाहर लेकर जाना तथा ऐसे ही और भी काम थे। ऐसा था महार वेतनदार, जिसे वंश परंपरा से सरकारी काम करने वाला हकदार भी कहा जाता था। इस विधेयक पर 3 अगस्त 1928 को डॉक्टर अंबेडकर ने विधानमंडल में भाषण दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज महारों को दिन रात कम वेतन पर किसी भी समय एक गुलाम की भांति काम करना पड़ता है। वह सरकार के सभी विभागों का नौकर है। सिंचाई विभागों का काम करने पर सिंचाई विभाग का, राजस्व विभाग में काम करने पर वह राजस्व विभाग का कर्मचारी बन जाता है। वह अपनी सेवाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर पालिका, पुलिस आदि सभी विभागों में दे रहा है। ऐसा अनोखा सरकारी कर्मचारी जो शासन के सभी विभागों से जुड़ा है, उसे काम का कोई समय निर्धारित नहीं है। चाहे बरसात हो या बिजली कड़के, चाहे कड़ाके की ठंड में पड़े, उसे हर समय काम तो करना ही पड़ता। उसका मासिक वेतन हर जिले में अलग अलग है। जैसे ठाणा जिले में 1 रुपये 8 आने मिलते हैं, तो पश्चिम खानदेश में उसे 9 आने 4 पैसे मिलते हैं। सोलापुर में 3 आने 3 पैसे, सतारा में 2 आने 2 पैसे मिलते हैं। बेलगांव में तनख्वाह ही नहीं दी जाती, यानी फ्री में काम करवाते हैं बेलगांव में। गांव पटेल, कुलकर्णी
उसकी झूठी छूटी रिपोर्ट सरकार को न करें, इस डर से उसे उनकी निजी काम भी करने पड़ते हैं। महारों की आय के दो साधन है, एक उन्हें इनाम में मिली जमीन, और दूसरी बलूत के नाम पर गांव वालों से मिलने वाला अनाज। जमीनी वेतन उन्हें पुरातन काल में शासकों द्वारा दिया गया है। वस्तुओं के भावों में वृद्धि हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, जीवन यापन महंगा हो गया है। सभी सरकारी कर्मचारी नौकरों के वेतन में वृद्धि हो चुकी है। महारों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, किंतु उनकी जमीन उतनी ही है जितनी पहले थी। उनके वेतन के बारे में सरकार ने कुछ विचार नहीं किया है। वेतन जमीन के पीढ़ियों से टुकड़े नहीं किए हैं। वेतन जमीन के टुकड़े हुए जा रहे हैं, उससे प्राय आय के बारे में सोचना ही बेकार है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया विधानमंडल में कि क्यों न इस प्रथा को समाप्त किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा कि यह वेतन पद्धति बहुत अमानवीय है, उसका किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता। यदि सरकार चाहती है कि महारों की वेतनदारी का काम करना चाहिए, तो फिर महारों को दिए जाने वाले वेतनों की सारी जिम्मेदारी सरकार को ही वहन करनी चाहिए। आपको तीसरा व्यक्ति समझकर अपनी प्रजा की जिम्मेदारी से बेपरवाह होकर तीसरे पक्ष प्रजा के सिर पर डालकर सरकार को अलग नहीं होना चाहिए। परंतु वर्तमान समय में ऐसा ही हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावित किया कि वेतनदारी जमीन का मूल्य आंक कर उस पर राजस्व कर लगाकर वेतनदार को जमीन अपने पास रखने की अनुमति देकर उन्हें इस तरह की सरकारी गुलामी से मुक्त किया जाए। उस समय ऐसे 8,000 वेतनदार थे। इनमें से 1/3 लोगों को सरकारी नौकरी के रूप में लिया जाए, अर्थात उनके द्वारा किया गया काम सरकारी सेवा कहलाएगी। वेतनदार महारों का वेतन सरकार द्वारा उन्हें ही दी गई भूमि के राजस्व से और लोगों द्वारा दी गई वस्तुओं के पैसे के रूप में मूल्य आंक कर देना चाहिए। ऐसा करने से सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने सरकार से पूछा कि पटवारियों के वेतन के लिए यदि सरकार सोच सकती है, तो फिर महारों के बारे में भी उनके पास उत्साह, धीरज और अनुकंपा क्यों नहीं है। उन्होंने जोर देकर पूछा कि जिस प्रथा से प्रभुता संपन्न बादशाह की प्रजा का एक पूरा वर्ग गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा है, उस प्रथा को सरकार बंद क्यों नहीं कर देती। विधि की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से विचार करने पर आपको यह दिखाई देगा कि मेरे इस विधेयक के चौथे सूत्र में प्रस्तुत किया गया सिद्धांत न्याय संगत और यथा योग्य है। उन्होंने अंत में कहा, इस विधेयक को मंजूर करवाने का निश्चय महारों ने लिया है। महारों ने इस बात को समझ लिया है कि वेतनदारी प्रथा उनके उत्कर्ष मार्ग में मील का एक पत्थर है तथा इस विधेयक में दिए गए सिद्धांतों में से महारों का उत्थान होने वाला है। इस परिस्थिति में यदि विधेयक को नामंजूर कर दिया गया तो न महार अपना काम बंद कर हड़ताल कर देंगे और मैं भी इस काउंसिल में नहीं रहूंगा। मैं विगत 3 वर्षों से शोषित समाज के उत्थान के लिए यथाशक्ति कार्य कर रहा हूं। मेरे मार्ग में अनेक बाधाएं आ चुकी है। एक बाधा महारों की वेतनदारी भी है, जो कि उनकी प्रगति में अड़चनें पैदा कर रही है। अतः यह सभागृह इस बिल को एक मत से पारित करेगा, ऐसी मेरी आशा है। मैं ऐसी आशा करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार लगभग 2 घंटे भाषण दिया उस विधानमंडल में महारों के इस वेतन बिल को लेकर। इस पर प्राथमिक चर्चा हुई। 4 अगस्त को यह विधेयक 23 सदस्यों वाली प्रवर समिति सिलेक्ट कमेटी की ओर भेजने का डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा। यह समिति जून 1929 तक अपना निर्णय देने वाली थी। प्रवर समिति ने इस विधेयक का मूल रूप यानी सिलेक्ट समिति ने मूल रूप परिवर्तित कर अव्यावहारिक संशोधन सुझाया, जिसके फलस्वरूप 24 जुलाई को डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल को वापस ले लिया। महारों को आगामी 25 वर्षों तक गुलामी जीवन जीने के लिए अंग्रेज सरकार ने बाध्य कर दिया। सवर्ण सदस्यों ने भी डॉक्टर अंबेडकर की योजना को मूर्त रूप देने में कोई सहयोग नहीं दिया। तो दोस्तों, उस समय बाबा साहब ने काफ़ी कठिन परिस्थिति में भी लड़ाई लड़ी अपने लोगों की, लेकिन सवर्णवाद ने बाबा साहब को हमेशा ठुकराया। बाबा साहब की हमेशा बातों को इग्नोर किया। बाबा साहब के द्वारा बनाए गए बिल, अपने लोगों के द्वारा जुटाए गए, अपने लोगों के जो अधिकार हैं उनको जुटाए गए बाबा साहब के द्वारा, उन सभी को हजारों बार बाबा साहब को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन बाबा साहब डटे रहे। आखिर तब बाबा साहब ने संविधान लिखा और सारे के सारे अधिकार उसमें जुटा दिए गए। तो दोस्तों, बाबा साहब की इस महान कार्य के लिए सैल्यूट तो बनता है और हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखें। हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 4 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए, लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारा काम आपको कैसा लगता है। हम हमेशा बहुजन
इतिहास को आपके सामने लाते रहते हैं। अधिकांशतः बाबा साहब के जीवन के ऊपर बनी हुई जो कठिनाई है बाबा साहब के जीवन में, जो बाबा साहब ने मुकाम हासिल किया था, उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और पेड़ लगाते रहें। जय भीम, संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद।